आज हम देखने वाले हैं जो मीडियाटेक की 5G आईसी होती है। हमने इससे पहले भी दो तीन आईसी के बारे में देखा था, तो आज थोड़ी एक नई आईसी है जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन में। एक वीवो के फोन में लगा हुआ है और इसकी नंबर है आपकी यहाँ पे MT6359VNP। और इसके साथ जो दो तीन बक कन्वर्टर आईसी लगती है, जैसे आपको यहाँ पे एक दिख रहा है MT6315NP, और बोर्ड के दूसरी साइड आपको दिखेगा। तो इसमें ये बक कन्वर्टर दिख रहा है, और इसकी जो चार्जिंग आईसी लगी है आपकी MT6360UP, और इसके साथ फास्ट चार्जिंग के लिए लगा है आपका BQ का 25970। और ये आपका यहाँ पे है RF जो इसकी APT पावर जनरेट करती है। तो यहाँ पे एक आईसी दिख रहा है। तो इस सर्किट में कैसे हम रीड करेंगे इसको, इसका बिट मैप दिया गया है, और इसमें कंपोनेंट नेम से हम इसका आईसी देख लिए। तो इस सर्किट को रीड करने के लिए हम एक जिसमें ये आईसी लगी होगी वो मॉडल का सहारा लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है Redmi Note 9 का 5G मॉडल। इसमें आपकी पावर लगी हुई है सेम वही MT6359VNP, और यहाँ पे बक कन्वर्टर आईसी भी दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए एक एपीटी पावर ए है और एक यहाँ पे है, और जो आपका एनपी वाली आईसी है इसमें है। तो वहां पे देख रहे थे तो उसमें एक ही आईसी दिख रही थी, तो यहाँ पे दो पावर लगा है, देखो यहाँ पे। तो इसको भी हम सर्किट में समझेंगे दोनों में। तो सबसे पहले हम इसका जो चार्जिंग आईसी है MT6360UP, इसको रीड करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जी, MT6360UP। तो इसकी जो ये कोडिंग होती है UPRP या खाली पी मिलेगा, तो इस तरह से उसकी कोडिंग के हिसाब से ही उसकी जो वर्किंग है, मतलब जो बक है वो जनरेट होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो लोकेशन है, तो इस लोकेशन को हम लेआउट से कॉपी करेंगे। तो इसका कोड नंबर है आपका U4600। तो इस U4600 को हम सर्च करेंगे। तो इसकी जो पार्ट है यहाँ पे चार पार्ट में है। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे जो तीन दिखा रहा है इसका ये बक सेक्शन है, और ये जो चार नंबर है ये इसकी LDO सेक्शन है VREC 2 की। और यहाँ पे आपका ये एक नंबर जो है ये चार्जिंग सेक्शन है, जहाँ पे इसकी कंट्रोल है, कंट्रोल सेक्शन है इसकी पूरी। और इसमें पूरी आपकी चार्जिंग सिस्टम है 2 नंबर में। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इस OVP वाले को कॉपी करते हैं और पहले सर्किट में आगे चलते हैं कि इसमें OVP किस तरह से यूज किया गया है। तो देखो, जब इसमें आपकी V बस की एंट्री होती है, USB V बस B3 C3 और C2, तो उसके बाद यहाँ पे एक 1 मेगा ओम की रजिस्टर लगी है, और यहाँ पे एक 100 किलो ओम का रजिस्टर लगा है। और दोनों के सर्किट से जो आपकी डिवाइडर बनती है इसकी OVLO होती है, ओवर वोल्टेज लॉकआउट। और उसके बाद यहाँ से इसकी आउटपुट हो जाती है USB OVP भी बस। तो ये जो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आईसी है NM है, मतलब नॉट माउंट है, इस सर्किट में इसका यूज नहीं किया गया है। जहां भी इस तरह से आपको दिखेगा U5501NM, तो इस चीज को आप वेरीफाई करने के लिए देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इसकी पहले तो दी गई है, मतलब यहाँ पे लगाया जा सकता था, लेकिन ये NM है नॉट माउंट।
तो इसको आप बोर्ड में वेरीफाई करेंगे तो इसकी जो पैलेस है वो एनसी रहेगी। यहाँ पे आपका ये आईसी लग सकता था जो एसएमबी आईसी होती। तो इसके बाद नेक्स्ट सर्किट में जैसे यहाँ पे इन हो रहा है, तो जो आपका यहाँ पे भी बस की एंट्री हो रही है इसके A1 A2 और A3 बॉल पे। और इसका जो है A9 है पीडीवी बस। तो ये चारों लाइन को आपस में जोड़ दिया गया है। दूसरे सर्किट में जैसे देखेंगे तो इस लाइन पे एक जीरो ओम का रजिस्टर भी लगा के इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी चीज को हम एक बार वीवो के फोन में वेरीफाई करते हैं। तो ये जो हमारा चार्जिंग आईसी है बोर्ड के फ्रंट साइड में लगा हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारी आईसी है। तो हम सो पैड इन्फो ऑन कर लेंगे इसमें। और थोड़ा जूम और करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो A1 A2 और A3 इस पे क्लिक करेंगे तो इस सर्किट में भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है जो पीडीवी बस की लाइन है A9 बॉल पे। और इसमें जो है आपका वो बीपी कौन सा लगा है देख लीजिए इसको। इसी से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वो बीपी के लिए एक मॉसफेट का यूज किया गया है। और ये मॉसफेट किस तरह से इनेबल होगी इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको इसकी जो वीबस की एंट्री होती है उसको समझना होगा। तो आप इस कनेक्टर के पास जाएंगे तो इसमें आपको दो कनेक्टर दिखेगा। एक आपका ये B2B कनेक्टर है, ये भी B2B कनेक्टर दिखा रहा है, लेकिन इस पे आप देखेंगे तो जो वीबस वाली एंट्री होगी यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसकी वीबस की सर्किट है, सबसे पहले यहाँ पे इसकी एंट्री हुई इस B2B कनेक्टर से। यहाँ पे एंटर हुआ जब मॉसफेट पे। तो यही लाइन आपकी जो BQ आईसी है, यहाँ बोर्ड में देखेंगे आप तो उस लोकेशन में जो है आपका एक चार्जिंग आईसी और लगा हुआ था, हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही। ये BQ 25 970। तो ये BQ 25 970 जो लगी है उसमें भी चार्ज इन होगा यहाँ पे। और यहीं से फिर इस OVP गेट, मतलब ये जो OVP का कार्य कर रहा है यहाँ पे ये मॉसफेट, इसके गेट को इनेबल किया जाएगा इस BQ से। तो ये जब इनेबल होगी तो इसका आउटपुट जो है, तो यहाँ पे देखो जब भी बस की 5 वोल्ट एंट्री होगी तो इधर से ये इसके गेट पे 5 वोल्ट देगा। तब ये 5 वोल्ट आउटपुट करेगा।
तो ये आउटपुट जो है आपका उस बीक्यू में भी जाएगा, और आपका जो मेन चार्जिंग आईसी थी MT6360 UP उसमें भी जाएगा। तो इतना तो देख लिए कि वीबस की एंट्री हो गई है हमारी। तो वहां पे जो है ओवीपी का यूज किया गया है, और यहाँ पे ओवीपी के लिए एक मॉसफेट का यूज किया गया है। उसके बाद ये यूएसबी आईडी की लाइन है, और आपका जो टाइप सी का CC1 और CC2 की कनेक्टिविटी होती है जब आप केबल घुमा के लगाते हैं चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसके बाद ये आपका चार्जिंग एमआरडी, मतलब जिसको हम PMRD कैप बोलते हैं। यहाँ पे आपको जैसे ही वीवर्स की एंट्री होती है 5 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर ये आपकी वीवेट की कनेक्टिविटी होती है, जो आपका बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट होगा ये। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वीवेट्स और वीवेट्स ग्राउंड। तो ये दोनों लाइन आपकी बैटरी की सेंसिंग के लिए है, और यहाँ से आपकी वोल्टेज सिस्टम जनरेट होगी। ये जो V sys 1 और V sys 2 3 4 करके है ना, ये 4 लाइन से आपकी VPH यहाँ से आउट होगी। और ये स्विचिंग के थ्रू, मतलब एक 1 माइक्रो हेनरी का यहाँ पे कॉइल लगा, और ये स्विचिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी आपकी C1 C2 और C3 से। और ये आपका स्विचिंग लाइन में एक बूट केप लगाया जाता है, जिसके सिरे पे आपको यहाँ पे 4 वोल्ट के करीब मिलेगा, जो भी आपकी VPH पावर होगी। और जब आपका आईसी वर्क कर रहा होगा यहाँ पे, तो इसके इस सिरे पे 8 वोल्ट तक देखने को मिलता है। तो इस चीज को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो वही होगा। देखो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, तो हम वोल्टेज सिस्टम वेरीफाई करते हैं F1 F2 F3 और E1। तो इस आईसी के पास जूम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिखा रहा है। इसको क्लिक कर देंगे तो उसी लाइन पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये F1 F2 और F3 से यहाँ से निकल रही है वोल्टेज, लेकिन ये अदर सेक्शन के लिए जो इसके अंदर और सेक्शन होगी उसके लिए वापस से इंटर लिया जा रहा है इतने सारे बॉल पे। तो उसको आगे आप सर्किट में देखेंगे कि ये कौन कौन सी बॉल पे किस लिए इन हो रही है। मेन अभी यहाँ से VPH आउट हो रही है F1 F2 और F3 से, और इसकी स्विचिंग लाइन यहाँ से कनेक्ट हुई। तो इस स्विचिंग लाइन में एक बूट कैप यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके दूसरे सिरे पे यहाँ पे आपको 8 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे VPH पावर मिलेगी, वोल्टेज सिस्टम, और यहाँ पे आपको 8 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक चार्जिंग VDD-P, मतलब जो चार्जिंग की VDD वोल्टेज है उसकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाया जाता है 2.2 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट की। और यहाँ पे V reference TS, मतलब जो USB थर्मल की लाइन है, ये आपके CC बोर्ड से कनेक्ट होगा। जो यहाँ पे एक 3.9 किलो की रजिस्टर पे यहाँ पे V रेफरेंस आएगा थर्मल की, और यहाँ से TS कनेक्ट होगा आपका, और ये कनेक्ट हो जाएगी आपकी जेक में। उसके बाद देखिए ये जो FLV इन टार्च है, इसमें आपका वोल्टेज सिस्टम इन होगा। और उसके बाद जो इधर MID की वोल्टेज बन रही थी, ये वोल्टेज यहाँ पे वापस से इंटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका सेक्शन होता है टॉर्च के लिए, फ्लैश LED, इसको ग्लो कराएगा। तो ये टोटल चार्जिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे U4600। इसमें 3 सेक्शन और हैं, जो अभी रीड करेंगे तो समझ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए इसका कंट्रोल सेक्शन देखते हैं हम। जब इसकी चार्जिंग सिस्टम ओके हो जाती है, तो यहाँ से एक वोल्टेज जनरेट होता है फॉल्ट बी का। फॉल्ट बी की वोल्टेज जनरेट होती है, जिसको बोला जाता है एग्जिट PMIC PG। ये जैसे कॉलकॉम बेस्ड सर्किट में पढ़े होंगे आप, पावर गुड या सिस्टम ओके। जैसे सैमसंग के सर्किट में आपको देखने को मिलता है AC ओके या जीगोन। और मीडियाटेक की सर्किट में ये होता है आपका फॉल्ट बी। तो ये फॉल्ट भी जितने भी PM लगे होंगे बोर्ड में, सभी PM में जाएगा। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए अभी हम है 48 नंबर पेज पे। 45 पे क्लिक करेंगे तो ये इंटर हुआ आपका U4500। U4500 है आपका MT6315 NP। और उसके बाद 43 नंबर पेज पे जाएंगे तो U4000, मतलब ये जो आपका मेन PM है MT6359।
VNP, और फिर देखेंगे तो ये वही है। ये दोनों साइड में है, इसलिए दो बार पेज में दिखा रहा है। एक बार अंदर का दिखाया, एक बार बाहर का दिखाया। तो इसमें जब पढ़ेंगे तो इसमें जो इनेबल होती है उसके थ्रू हम उस आईसी तक फिर से पहुंचेंगे। तो हम अभी वोल्टेज सिस्टम को पकड़ के, जैसे ही स्टेप क्या हो गया इसमें, जैसे आप बस की एंट्री हुई आपकी चार्जिंग आईसी में, अगर वो फॉल्ट भी जनरेट कर रहा है, इसका मतलब उसका जो सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन, प्रॉपर वर्क कर रहा है और वो पीएम को ट्रिगर करने के लिए रेडी है। आपका पीएम दो तरह से ट्रिगर होता है, एक चार्जर के थ्रू और एक पावर की के थ्रू। तो जो चार्जर के थ्रू ट्रिगर होगा इस फॉल्ट बी की लाइन से होता है, जिसको बोला जा रहा है यहाँ पे EXT PMIC PG, एक्सटर्नल PMIC पावर गुड। तो जब यहाँ पे फॉल्ट भी आपकी चेक कर लिए, यहाँ पे किसी लाइन पे टेस्ट पॉइंट लगा है, तो उसको चेक कर लेंगे, वहां पे 1.8 वोल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको हम एक बार वीवो के बोर्ड में वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए हम जो चार्जिंग आईसी है उसका G9 बॉल पे क्लिक करेंगे। तो इसके G9 बॉल पे देखते हैं, ये एग्जिट PMIC PG, यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट दिया गया है वीवो के फोन में। तो यहाँ पे आप 1.8 चेक कर लिए, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी 90% जो है आपके ये DC टू DC वर्क कर रही है। फिर उसके बाद ये जो आईसी है आपका एक बक कन्वर्टर, उस पर भी कनेक्ट हुआ। उसके बाद ये पीएम में कनेक्ट हुई। देखो, यहाँ पे जो बक कन्वर्टर है इस पे कनेक्ट हुआ, पीएम में कनेक्ट हुई। इस तरह से ये तीन आईसी का कम्युनिकेशन हो गया है यहाँ पे। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा तीन आईसी का कम्युनिकेशन हो रहा था, तो उसके बाद जैसे हम वोल्टेज सिस्टम हमारे पीएम में एंटर होगा, तो हमारा पीएम का कोडिंग था यहाँ पे U4000। तो उसको हम सर्च करेंगे। तो देखिए ये बक सेक्शन से रीड करते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम एमटीके के फोन में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो इसकी एसएमपीएस की लाइन होती है, वोल्टेज सिस्टम एसएमपीएस, इसमें 0 या 1 ओम का रजिस्टर लगाया जाता है। तो जब एडवांस सर्किट में जाते हैं, जैसे 6357 CRV वाले बेस में देखा था कि इसकी जो वोल्टेज सिस्टम एसएमपीएस की लाइन है, ये अगर कट जाती है तो जो हमारा हाई एलडीओ है यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। तो अपडेटेड सर्किट में ये नहीं होता। अगर ये कट जाएगी तो आपका पीएम जो है आउटपुट बनाना बंद कर देगा। और जैसे एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी में भी ये लगा होता है, तो उसकी पीएम में जो आउटपुट लाइन है वो शॉर्ट कर जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जितना इधर वोल्टेज बनेगा आपका, जितनी बक सेक्शन है सबके लिए अलग अलग यहाँ पे इनपुट ली जा रही है। जैसे C4 हो गया आपका वोल्टेज सिस्टम एसएमपीएस के लिए, TRS6 इसकी ग्राउंडिंग हो गई। उसी तरह यहाँ से जब वोल्टेज सिस्टम की इन होगी तो यहाँ पे V proc 1, मतलब ये वोल्टेज जो है डीवीडीडी जीक्यू आपका जनरेट होगा, और ये इसकी ग्राउंडिंग के लिए होगी। इस तरह से सभी बग के लिए यहाँ पे वोल्टेज सिस्टम इनपुट कराया जाता है। तो जैसे आप किसी एक बॉल पे क्लिक करेंगे पीएम में, तो यहाँ पे देखिए जैसे C4 पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर दिखाएगा हमको। तो हम पीएम के पास जाते हैं। ये देखिए ये है आपका C4। C4 पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर दिखा आपको।
ये वोल्टेज सिस्टम एसएमपीएस की लाइन है। इसके दूसरे सिरे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी वोल्टेज सिस्टम की लाइन होगी। तो देखिए ये मल्टीपल बॉल पे आपका इन हो रहा है, तो जितनी बार इन होगा, तो जैसे आपका डबल डबल यहाँ पे इन हुआ तो ये सब बक के लिए होगी। और फिर अदर जो इन हो रहा है इधर ऊपर में आपको दिखेगा, इधर दिखेगा, ये आपका जो वीरेक्टिव सेक्शन होता है उसकी इनपुट होती है। तो इस तरह से पीएम में हमारी वोल्टेज सिस्टम जो वीपीएच पावर है उसकी एंट्री होती है। इसके बाद ये जो बक आउटपुट है ये बनाने लगता है। तो यहाँ पे जो बक है उसको देखते हैं। जैसे आपका डीवीडीडी जीपीयू जनरेट हो रहा है आपके बी 15 और बी 16 से। तो यहाँ पे देखेंगे बी 15 और बी 16 से कॉइल लगा हुआ है, जो आपका डीवीडीडी जीपीयू के लिए होगा, जो आपकी सीपीयू में जाएगी। ये देखिए, और इसकी फीडबैक वापस पीएम में कनेक्ट होती है। तो ये फीडबैक के लिए एक लाइन है यहाँ पे, जिसका बॉल नंबर है आपका F14। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बी 15 और बी 16 से जनरेट हो रहा है 0.24 माइक्रो हेनरी की कॉइल से। और उसके बाद यहाँ से जब फीडबैक लिया जाएगा ये इंटर हो जाएगा F14 बॉल से। और इसका जो है ग्राउंडिंग कनेक्ट होता है आपके D14 पे इसकी फीडबैक के लिए। तो इस तरह से एक एक बग को वेरीफाई कर लेंगे, B13 L15 इस तरह से यहाँ पे देखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस कॉइल पे ही हम क्लिक करते हुए चलते हैं। जैसे ये बी 13, ये VPH पावर की एंट्री हो गई। B12 A12 और B11 A11। तो यहाँ पे B13 A13 पे आपका जो कनेक्ट हो रहा है डीवीडी प्रॉक एल, जो प्रोसेसर की लो पावर होती है। और एक आपको दिखेगा प्रॉक बी। तो ये लो एल और बी से क्या समझते हैं आप, यहाँ पे जो है लो में आपकी एम्पियर की मात्रा कम होती है, वोल्टेज लेवल वही रहेगा, लेकिन जो आपका बी होगा उस पे आपकी एम्पियर ज्यादा होती है इस बक में। ये आपको दिखेगा एक यहाँ पे जैसे हम दिखे डीवीडी जीपीयू, उसके बाद डीवीडी प्रॉक एल, डीवीडी प्रॉक बी, यहाँ पे दो कॉइल पावर कनेक्ट है, मतलब इसकी जो एम्पियर है डबल हो जाएगी। और उसके बाद ये आपका कोर का लाइन है डीवीडी कोर। तो देखिए ये जितने बक है यहाँ पे ये सारी सीपीयू की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये है आपका हाई एलडीओ VS1। और यहाँ पे एक VPA PMU करके एक पीएम लगाया गया है, जो आपका यहाँ पे एक एपीटी पावर बना रहा है। और उस सर्किट में देखे थे वहां पे, तो इसमें VPA PMU यहाँ पे NC छोड़ा गया होगा, या तो इसको अदर कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। तो इसमें जो VPA है देखो यहाँ पे NC छोड़ा है इस आईसी में, मतलब इस बोर्ड में। तो इसके जगह पे क्या क्या है, उसने इसको यूज कर सकता है कंपनी, चाहे तो छोड़ सकता है। तो इस रेडमी वाले फोन में क्या किया है, इसके लिए एक अलग से आईसी लगाया गया है। जो 6308 वाली आईसी देखे थे दो, और हम वीवो का फोन देखे तो वहां पे सिंगल यूज हुई है। तो सिंगल जहां यूज होगी इस वोल्टेज को यूज में लिया जाएगा, और जहां पे दो लगेगी इस वोल्टेज को वहां पे एनसी छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे VPF PMU का यूज में लिया गया है, तो इसको देखेंगे आप इस आईसी को। तो देखो यहाँ पे जो है 4G की हायर बैंड इन हो रही है, मतलब ये आपका 4G RF है।
और ये फोन 5G है, तो इसमें एक और आईसी लगी होगी इसी तरह से, जो आपका 5G RF होगा। उसके लिए एक अलग से एपीटी पावर के लिए आईसी लगा दी गई है। और इस वाले बोर्ड में क्या किया गया है, हमारे नोट 9 5G वाले में, यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट आईसी लगा दी गई है। और इस लाइन को एनसी छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे VS1 और VS2 देखते हैं अब। जितनी बक पावर है उसका टोटल देख लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एक और दिख रहा है। तो ये तो आपका चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होगा। इसमें जो है आपकी एक रैम पावर बनती है, एक आरएफ पावर बनती है, उसको देखेंगे आगे। तो यहाँ पे आपका VPA PMU, ये आपकी 4G आरएफ की हो गई। ये प्रॉक एल, डीवीडी जीपीयू, प्रॉक बी, डीवीडी कोर, ये आपकी सीपीयू की रिक्वायरमेंट वोल्टेज हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है VS1 PMU। और ये VS1 PMU कहाँ जा रहा है? एक एलडीओ में जा रहा है। तो देखो, ये वाला सर्किट अभी आगे देखेंगे जब, तो इसको जब नेटवर्क सेक्शन रीड करेंगे ना, तब ये चीज समझ में आएगा कि इसमें जो VS1 PMU एंटर होता है, और इसमें जो है इनेबल आती है आपकी सीपीयू से। और ये 1.8 वोल्टेज बनाता है, जो आपका आरएफ सेक्शन की इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है। देखो, यहाँ पे सब चीज देख लिए, एक चीज यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, VS2। तो यहाँ पे VS2 दिया गया है A3 और B3 पे। तो A3 और B3 मतलब इसके ऊपर तरफ होगा वो। ये आपका A3 और B3। और इसकी कॉइल कहाँ लगी है, देखो। यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे जो है कॉइल लगी हुई है हमारे VS2 की होगी। वहां लगाने का मतलब ही क्या है, जब ये वोल्टेज यहीं से जनरेट हो रही है और वापस PM में ही इंटर होना है, तो इतना दूर लगाने की जरूरत क्या है उसको। तो आप जानते होंगे कि A3 B3 से हमारी VPA VS2 जनरेट हो रही है, तो इसको आप चेक करेंगे, नहीं तो बोर्ड के दूसरे साइड है, इसका ट्रैक भी मिसिंग हो सकता है। और यहाँ पे एक आईसी लगाई गई है, उसको भी VS2 का रिक्वायरमेंट है, इसलिए इधर इसको दे दिया गया है। तो ये हो गई हमारी VS2, और इधर VS1। उसके बाद यहाँ पे और दो आईसी दिख रही है, दो बक कॉइल्स। तो इसको देखते हैं। तो ये भी उसी PM से आ रही है, देखो। और ये किसके लिए वोल्टेज बनाएगा? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, स्विचिंग की लाइन है, V रेफरेंस वोल्टेज RF। V रेफरेंस नहीं है, ये वोल्टेज RF 0.9। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांस रिसीवर लगा होगा बोर्ड में, आप देखेंगे इसको। तो ये जो आपका 6190W लगा हुआ है, इसकी आप RF वोल्टेज है यहाँ पे। और एक यहाँ पे और DIG पावर है, मतलब वोल्टेज DIG RF PMU 1.3 वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे आपको। तो ये एक 0.9 की सप्लाई हो गई, एक 1.3 की सप्लाई हो गई, एक 1.35 की सप्लाई हो गई, जो आपका लो LDO होगा यहाँ पे VS2। तो ये टोटल बक कॉइल इतना में कंप्लीट हो गया, यहाँ पे तीन लगाया गया है और पावर के अराउंड है। तो इस चीज को आप इस बोर्ड में देखेंगे तो पूरे
पावर के अराउंड ही ये सारे कॉइल लगाए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 कॉइल है। और उसको स्कीमेटिक में एक बार वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे एक यहाँ पे है, दो ये हो गया, और ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, और दो कॉइल आपस में जुड़े हैं, 9। इस तरह से टोटल यहाँ पे 9 कॉइल यूज हुआ है। तो ये हो गई आपकी टोटल बक सेक्शन। बक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद इसमें जो है आपका VREC 2, मतलब ये जो है VS1 PMU और VS2 PMU और वोल्टेज सिस्टम फिर से वापस पावर में इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज सिस्टम है आपका, VPS पावर, और उसके बाद ये VS1 PMU और ये VS2 PMU, और ये डिजिटल पावर होती है 1.8 की, और ये DVDD18DIG। यहाँ पे आपको 1.8 मिलेगा फिल्टरिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो ये सब एंटर हुआ, उसके बाद आपका जो है VREC 2, मतलब जो LDO पावर है वो जनरेट होती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज होती है, जैसे आपका यहाँ पे देखेंगे AVDD18 ऑक्स ADC, मतलब ये वोल्टेज जो है आपकी क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है। उसके बाद जो AVDD30 PMU करके है, ये आपका VOSB की वोल्टेज होगी 3.0 to 3.3, ये VOSB। उसके बाद ये VCN वाली नहीं देखना है, उसके बाद VEMC देखना है आपको, 2.9 वोल्टेज। ये जो आपकी MMCI OFS लगी होगी उसकी VCC पावर होगी। उसके बाद आपका SIM1 और SIM2 के लिए, और VIO 3.3, VIO 18, जो आपका ये जाएगा आपके ऑडियो सेक्शन में। और एक यहाँ पे V ऑडियो 18 है, ये भी जाएगा। और यहाँ से आपकी जनरेट हो रही है VUFS। तो यहाँ पे देखो UFS की 1.8 यहाँ से अलग से जनरेट हो रही है। तो ये हो गई उसकी VCC Q वाली पावर। उसके बाद ही RF18 PMU, ये आपके नेटवर्क सेक्शन में चला जाएगा। और ये VIO 18 PMU, ये आपके डिफॉल्ट ऑन होगी। और यहाँ से इसी को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है VIO 18 PMU AVDD18 SoC, जो आपकी CPU में कनेक्ट होती है। और उसके बाद EMI VDD1, जो आपकी रैम की पावर होगी 1.8, वो भी यहाँ से जनरेट हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका वोल्टेज RF 0.85 वोल्टेज रिफरेंस है, ये मेमोरी पावर है जो आपकी CPU में कनेक्ट होगी 0.9 VA09 की सप्लाई। और उसके बाद VA12, ये सप्लाई के बारे में पिछली क्लासेस में भी देखा था कि ये जो है बहुत सारे जगह पे कनेक्ट होता है CPU में। तो अभी 42 नंबर पेज में है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी AVDD1.2 UFS, मतलब CPU के अंदर UFS की कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद जो इसका PLL सेक्शन होगा। उसके बाद जो इसमें कैमरा सीरियल इंटरफेस की कनेक्टिविटी होती होगी, मतलब यहाँ पे जो MIPI लाइंस कनेक्ट होती है CPU के अंदर कैमरा की। और ये आपका AVDD1.2 WBG, W मतलब वाईफाई, B मतलब ब्लूटूथ, G मतलब GPS। और उसके बाद DVDD SRAM GPU, ये सब जो है आपका CPU की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है। और ये सब की कनेक्टिविटी आपकी देखेंगे। तो देखिए इसकी DVDD SRAM GPU की कनेक्टिविटी है सिंगल एक बॉल पे। और उसके बाद प्रॉक भी, इसमें भी SRAM प्रोसेसर B मतलब बिग, और एक प्रोसेसर L मतलब लो। मतलब इसको स्मॉल बोल सकते हैं, इसको बिग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे L और B लिखा है। तो ये भी देखो यहाँ पे एक बॉल पे कनेक्ट हुआ, और ये आपका प्रॉक L भी एक बॉल पे कनेक्ट हुआ। मतलब ये सब की कनेक्टिविटी जो है आपकी PM से सिंगल सिंगल बॉल की होती है।
इसलिए कभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है सर्किट में, तो इसलिए बोला जाता है पीएम की आप पेड वैल्यू लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो वोल्टेजेस है आपकी, ये सिंगल सिंगल बॉल की कनेक्टिविटी है। अगर आपकी सीपीयू ड्राई हो जाती है, उस केस में आपको समझ नहीं आएगा कि फॉल्ट आपकी कहाँ पे है। जब आप पीएम उठाएंगे और इसकी पेड पे आप चेक करेंगे और यहाँ पे आपको जीआर नहीं मिलेगी, तो इससे आप कंफर्म कर लेंगे कि ये लाइन हमारी सीपीयू से मिस हो गई है, जिसके कारण हमारी सारी वोल्टेज फ्लक्चुएट कंडीशन में चली गई है। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है आपके बूट सीक्वेंस में। तो ये वोल्टेज आप चेक करेंगे कैप पे, आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये सीपीयू तक पहुंच रही है, उसकी क्या गारंटी है। तो जब यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है, फ्लक्चुएट हो रहा है, आपको फॉल्ट कहीं पे नहीं दिख रहा है, कहीं पे शॉर्टिंग नहीं है, जितनी बक एलटीओ सारी चीज चेक कर चुके, तो लास्ट में एक बार पीएम का पेड वैल्यू लेना होता है। पेड वैल्यू लेंगे, ये सारी लाइन को एक बार आप वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको जी आर ओ एल मिली। मतलब ये लाइन आप कहाँ जा रहा है, सीधा आपके सीपीयू में ही जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, ये आपके AC9 बॉल पे कनेक्ट हो गया सीपीयू के, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया गया पुल डाउन में। तो या तो जो पीएम के पास वाली कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर का एक बार चेक करेंगे, फिर भी आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बाहर में है, और जो आपकी पैड है अंदर से ड्राई है, डिस्कनेक्ट है। तो इस कंडीशन में जब आप पीएम निकालेंगे और यहाँ पे जीआर लेंगे इस बॉल पे D3 पे, तो यहाँ पे आपको कोई जीआर नहीं मिलेगा। तो जब आप सीपीयू निकालेंगे और उसके पेड से इसकी पेड की कनेक्टिविटी चेक करेंगे, जब ओके होगी तो सीपीयू रिवॉल्व करके फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे आपकी जीआर आने लगेगी। और आपको समझ भी नहीं आएगा सीपीयू रिवॉल्व करने से मेरा केस सॉल्व कैसे हुआ। तो इसी तरह से होती है जो आपकी ये सिंगल वोल्टेज की लाइन हो गई। उसी तरह जो सिंगल सिंगल कनेक्टिविटी होती है सीपीयू के अंदर, जैसे आपकी इंटरप्ट लाइन हो गई, जैसे आपका डिस्प्ले का सेक्शन में हो गया, जो सिंगल सिंगल वोल्टेज की एंट्री हो रही है। तो अगर जैसे सीपीयू के अंदर में होता है, जैसे डिस्प्ले सेक्शन में ईपी सेक्शन को ऑन करने के लिए एक वोल्टेज चाहिए, मान लो 1.8 का। अगर वो 1.8 की वोल्टेज जो है सिंगल वॉल पे कनेक्ट हो रही है आपकी सीपीयू से, सीपीयू पे 1.8, ये लाइन अगर ड्राई हो गई सीपीयू के अंदर, तो इसके बाहर में कैप पे तो आप वोल्टेज चेक कर लिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है आपकी, लेकिन यहाँ से जो सीपीयू है आपका डिस्प्ले का आउटपुट बनाना बंद कर दिया। तो वहां पे आप चेक करेंगे कि हमारी मीपी लाइन तो ओके है, हमारी जो रीसेट आईडी और टीयरिंग इफेक्ट है सभी पे जीआर आ रहा है, बीएसपी बीएसएन की कनेक्टिविटी भी बराबर है, 1.8 भी आ रहा है, लेकिन हमारा ग्राफिक्स बन क्यों नहीं रहा है। तो उस केस में आपका सीपी रिवॉल्व करते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो उस केस में जो आपकी सीपीयू के अंदर की पेड्स होती है, जो उसकी इनपुट सप्लाई में इसको वोल्टेज चाहिए, वो ड्राई हो जाती है। तो उस केस में आपका सीपीयू जो है वहां पे, अगर आपके पास डीएसओ होता उस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं इसको, जो मीपी लाइन की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें वो नहीं बनेगी। तो उस केस में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा सीपीयू जो है या फॉल्टी है या ड्राई हो गया है। इसके बाद देखिए जो हमारी वीरेक 2 कंप्लीट हो गई, इसके बाद हम देखेंगे इसका कंट्रोल सेक्शन। तो कंट्रोल सेक्शन के लिए हम फिर से पीएम का कोड सर्च करते हैं, U4000। ये हो गई हमारी बक, ये हो गई हमारी वीरेक 2। और ये देखो यहाँ पे जो है आपकी बैटरी की, और जो आपका बेटॉन मतलब थर्मल की ट्रैक कनेक्ट हो रही है। तो ये सब सेंसिंग के लिए कनेक्ट होता है। ये वोल्टेज सिस्टम जो है एक शॉर्ट पैड के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होगा, और ये VC सेंस M11 पे कनेक्ट होगा, और यहाँ पे L9 और L10 पे जो आपका संट रजिस्टर होगा, जिसके थ्रू आपका ये पीएम का जो है ये फ्यूल गेज सेक्शन है। तो इसके अंदर से ये उसकी बैटरी परसेंटेज को सेंस करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया गया है। तो इस रजिस्टर के दोनों सिरे से, और ये किस लाइन में होता है, मीडियाटेक की सर्किट में ये नेगेटिव लाइन पे कनेक्ट होता है।
तो ये नेगेटिव लाइन पे जैसे आप पीएम में चेक करेंगे तो ये दोनों बॉल की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे ग्राउंड मिलनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बेट एडीसी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे एक वीवेट की सप्लाई कनेक्ट होती है L7 बॉल पे। तो इस तरह के सर्किट में जैसे एडीसी वाली सर्किट आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है, उस केस में आपका जो है यहाँ पे वीवेट की कनेक्टिविटी आपके पीएम से नहीं होगा, तो ये ओनली लोगो दिखाएगा, ब्लिंक करेगा। और जो आपका बैटरी थर्मल है, ये बेट ऑन की ट्रैक, जो आपका थर्मल ईरर वाला प्रॉब्लम आता है इसी सर्किट के त्रुटि होने की वजह से। तो यहाँ पे देखो जो बेट ऑन की सर्किट है, यहाँ पे एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाया गया है, और यहाँ पे भी BIF 2.8 PMU करके यहाँ पे पुल अप दिया गया है 2.8 वोल्टेज। तो यहाँ पे 100 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे 2.8 आएगा। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज अगर नहीं मिल रही है तो इस लाइन को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे GR नहीं मिल रहा है तो इस रजिस्टर को आप चेक करेंगे। तो ये 1 किलो का रजिस्टर लगा है, तो यहाँ पे आपको 1000 प्लस की रीडिंग आनी चाहिए। इसके थर्मल पॉइंट पे देखें, मतलब बेट ऑन की ट्रैक पे देखें या इस टेस्ट पॉइंट पे देखें। उसके बाद इसकी आईडी की लाइन में देखिए, ये तो होगी आपकी नेगेटिव की। और अगर इस सर्किट में आपकी एसएमबी आईसी की यूज की जाती है तो यहाँ पर देखो जो सेंसिंग के लिए दो लाइन कनेक्ट होती है, जैसे ही हमने उसमें देखा था 6360 यूपी में, यहाँ वहां पे लिखा हुआ था भी बैट्स, उसको आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पे देखिए, ये अगर एसएमबी आईसी यहाँ पे लगी हुई होती तो यहाँ पे भी वैट्स एसएमबी लिखा हुआ है। इसी को आप देखेंगे तो इस लाइन को मैंने बताया था कि यहाँ पे सेंसिंग के लिए कनेक्ट होती है दो लाइन आपकी चार्जिंग आईसी से, भी बैट्स और भी बैट्स ग्राउंड। ये दोनों लाइन भी आपको यहाँ से वेरीफाई करना होता है। और यहाँ से आपकी चार्जिंग आउट वी बैट पे कनेक्ट हो रही है, लेकिन ये जो वी बैट की सप्लाई है यहाँ पे, ये वी बैट तो आपका कनेक्ट हो गया चार्जिंग के लिए, लेकिन इसकी सेंसिंग के लिए कनेक्ट हो रही है इस आईसी पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके फोन में बैटरी नहीं लगेगी और ये आपका जो चार्जिंग आईसी है आपकी बैटरी की वोल्टेज को सेंस नहीं करेगा, तो यहाँ से आउटपुट भी नहीं देगा। हाँ, इधर है आपकी आईडी की लाइन। आईडी की लाइन में भी सेम सर्किट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपका थर्मल लाइन पे आ रहा था 2.8 की वोल्टेज, आईडी लाइन पे आपको दिखेगी 1.8 की वोल्टेज। 100 किलो का यहाँ पे पुल अप दिया गया है, और इस पे भी एक 1 किलो का रजिस्टर लगा के बेट आईडी की कनेक्टिविटी कहाँ बनाई जा रही है आपकी, जो आपकी सीपीयू है, सीपीयू के J32 बॉल पे कनेक्ट हो रहा है ये। तो यहाँ पे भी आपको 1000 प्लस का GR देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके रास्ते में एक 1 किलो का रजिस्टर लगा है। तो रजिस्टर का वैल्यू प्लस GR, तो यहाँ पे मान के चलो 300 की GR है, तो 1000 प्लस करके यहाँ पे 1300 का GR देखने को मिलेगा। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसके बाद फिर एक बार चलते हैं हम कंट्रोल सेक्शन में। U4000 हमने भी बग देख लिया, वीरेक देख लिया, और इसकी ये वाली सर्किट भी समझ ली। यहाँ पे देखो एक चार्जिंग डिटेक्शन बी का लाइन है। तो ये सर्किट आपका जो चार्जिंग आईसी है वहां से कनेक्ट होगा उसके कंट्रोल सेक्शन से, चार्जिंग के डिटेक्शन के लिए। जैसे दूसरे सर्किट में आपने देखा था कि वहां पे एक डिवाइडर बना दिया जाता है और उसमें वीबस की एंट्री करा दी जाती है। तो ये चार्जिंग डिटेक्शन भी आपका डायरेक्ट जो है PM2 चार्जिंग आईसी कनेक्ट होगा। इसके थ्रू आपका PM को पता चल जाएगा कि हमारी चार्जिंग यहाँ पे लगा दी गई है। फिर ये है उसका कंट्रोल सेक्शन।
और ये ऑडियो सेक्शन है, इसको फिर कभी रीड करेंगे एक दिन। और ये VRTC, जैसे आपका पीएम कोई आउटपुट नहीं बना रहा है तो इसमें आपको 2.8 की वोल्टेज चेक करनी होती है। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहा है तो पीएम को एक बार रिवॉल्व करके देखिए या तो डायरेक्ट चेंज कीजिए। और ये है आपका RTC 32K, मतलब जो आपकी स्लिप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद यहाँ पे आपका 102.2, और ये VRFCK, और ये BBCK PMU। और यहाँ पे आपकी कनेक्ट हो रही है क्रिस्टल, यहाँ पे। तो यहाँ पे दो लाइन दिखेगा आपको, Xtel 1 और Xtel 2। फिर यहाँ पे जो एडीसी वाली वहां से वोल्टेज आ रही थी पीएम के VREC 2 से 1.8 की, ये VDD18 ऑक्स एडीसी, ये कनेक्ट हो जाएगा आपके इसके। यहाँ पे 100 किलो ओम का रजिस्टर होगा और इसके अंदर एनटीसी होगी, तो यहाँ से जो डिवाइड होगा वोल्टेज फिर इस लाइन के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा आपके पीएम से। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑक्स एडीसी V in 1। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही थी पीएम के VREC 2 से, ये आपके 100 किलो ओम के रजिस्टर पे कनेक्ट हुआ, और इसके अंदर एक एनटीसी रजिस्टर होगी, दोनों के बीच से वोल्टेज डिवाइड हो गया और यहाँ पे कनेक्ट हो गई आपकी पीएम में। तो इस तरह से इसका क्रिस्टल का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो ये इसकी इनेबल रिक्वेस्ट होती है, एक आपका सीरियल क्लॉक इनेबल 0 होगा और एक आपका सीरियल क्लॉक इनेबल 1 होगा। तो 0 जो होगी, तो यहाँ पे देखेंगे इनेबल 0 कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है आपका। इनेबल 0 आपका MT6853 जो आपका सीपीयू है, और ये आपका जो MT6315 NP है, और जो आपका मेन पीएम है। और ये वन वाली देखिए सीपीयू में कनेक्ट हुआ, फिर सीपीयू ही दिखाया, और ये कनेक्ट हो गया आपका MT6360 UP। तो इसका क्या मतलब है, तो इस लाइन के थ्रू देखो 0 वाली जो है यहाँ पे, ये जब इनेबल रिक्वेस्ट जब होगी यहाँ से, तो इस लाइन से आपका जो है बीबी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, 100 SOC PMIC क्लॉक बीबी। मतलब यहाँ से जो 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, अगर इनेबल 1 काम कर रहा है वहां पे, सीरियल क्लॉक इनेबल वर्क करेगा, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, आपका PMIC क्लॉक आ रहा है, PMIC क्लॉक WCN और PMIC क्लॉक NFC। मतलब जो आपकी RF सेक्शन NFC और WCN की जो रिक्वायरमेंट होगी, वो आपकी इनेबल 1 से होगी, और इनेबल 0 से आपकी बीबी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। इस तरह से होता है इसका इनेबल। इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल सेक्शन देखते हैं हम, U4000। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका पावर की के लिए हो गया। पावर की में क्या होगा, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो चार्जिंग ओ Q ऑन बी, मतलब ये जो आपका चार्जिंग ऐसी है MT6360 UP, यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगी, और फिर आपका जो पावर की के है, दोनों आपस में कनेक्ट हो गई, या यहाँ पे एक 1 किलो का रजिस्टर लगा, और ये आपका जो पावर की जैक है यहाँ पे कनेक्ट हो गई। तो इस सबको आप इस वीवो वाले फोन में अगर प्रैक्टिस करना है आपको, कि इसकी जो बॉल नंबर है उसको वेरीफाई कर करके एक एक पिन को आप चेक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपकी रीसेट भी की फाइनल वोल्टेज जनरेट होती है, उसके पहले आप इसका प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन होता है, SPI प्रोटोकॉल, पावर AP SPI 0 CSN चिप सेलेक्ट, और पावर AP SPI 0 CK मतलब क्लॉक,
पावर एपी एसपीआई 0 MO मतलब मास्टर आउटपुट स्लैब इनपुट। पावर एपी एसपीआई 0 MISO मास्टर इनपुट स्लेब आउटपुट। ये क्लॉक की लाइन हो गई। इस चिप सेलेक्ट के माध्यम से सीपीयू जो है इसको सेलेक्ट करेगा आईसी को, और चारों पॉइंट पे आपका टेस्ट पॉइंट दिया गया है। और ये जो मास्टर आउटपुट है, मास्टर आउटपुट मतलब सीपीयू से जो डेटा आएगी वो आपका ये पीएम रिसीव करेगा, और पीएम से जो डेटा जाएगी उसको सीपीयू रिसीव करेगा। मास्टर इनपुट मतलब यहाँ से डेटा वो इनपुट करेगा और यहाँ से डेटा आउटपुट करेगा। उसके बाद ये यूवीएलओ वीटीएच मतलब यहाँ पे भी 200 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा के इसको पुल डाउन किया गया है। तो पिछली सर्किट में भी मैंने बताया था कि ये अगर आपकी बैटरी की वोल्टेज जो है पूरी ड्रेन हो जाती है, अगर एक निश्चित अनुपात मतलब 3.5 वोल्टेज तक जब तक नहीं आएगा तो ये यूवीएलओ की सर्किट एक्टिव नहीं होती है। यूवीएलओ का फुल फॉर्म होता है आपका अंडर वोल्टेज लॉकआउट। तो जब तक ये प्रॉपर इस लेवल पे मतलब इस सर्किट को वर्क करने के लिए जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी उस लेवल पे नहीं आएगा, तब तक आपका पीएम ऑन नहीं होगा। पीएम ऑन नहीं होगा तब तक आपकी चार्जिंग जो है डिस्प्ले में इंडिकेट नहीं करेगी। तो ये एक वोल्टेज लेवल के लिए होता है। जैसे आपका बहुत ज्यादा ड्रेन हो गया, जैसे 2.5 हो गई, तो वो एक मिनिमम स्पीड पे चार्ज होगा, धीरे 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 धीरे। जब इस लेवल पे आएगा तो आपकी जो है चार्जिंग स्पीड बढ़ेगी और आपका स्क्रीन में आ जाएगा चार्जिंग का लोगो। और फिर उसके बाद आपका परसेंट स्टार्ट हो जाएगा जब उसकी फास्ट चार्जिंग एक्टिव हो जाएगी। तो ये यूवीएलओ की सर्किट है। और ये एग्जिट पीएमआईसी पीजी हमने देख लिया था जो फॉल्ट वी की लाइन थी। और फिर ये वॉचडॉग सिग्नल होता है जो एक टाइमर होता है। तो ये एक पल्स होती है जो सीपीयू से पीएम को सेंड की जाती है। इसमें होता है आपका 0.15 मतलब 15 सेकेंड से 180 सेकेंड के बीच मतलब 3 मिनट के बीच एक पल्स छोड़ी जाती है सीपीयू से। 1.8 वोल्टेज होता है जिसमें अगर ये सीपीयू से ये वॉचडॉग की पल्स ना मिले तो उसकी जो टाइमर सेट होगी, मान के चलो ये 30 सेकेंड की टाइमर सेट है इस पीएम में। तो अगर इस 30 सेकेंड के अंदर सीपीयू से ये 1.8 इसको नहीं मिली तो आपका फोन रिबूट कर जाएगा। तो ये फाइनल वोल्टेज यहाँ से पीएम की फाइनल वोल्टेज है। रीसेट भी यहाँ पे 1.8 बन रही है। अगर स्टेबल है तो आपकी सारी बक वोल्टेज भी बन रही होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि सिस्टम जो आपकी रीसेट भी वोल्टेज है उसको चेक कीजिए। तो अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका जो कैपेसिटर यहाँ पे नॉट माउंट है, तो लेकिन इसकी जो पॉइंट होगी यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे स्टेबल 1.8 मिल रहा है इसका मतलब आपको दूसरी वोल्टेज चेक करने की जरूरत नहीं है, उस पर शॉर्टिंग नहीं होगी। एक बार आप ये एमईएमसी और जो आपका यूएफएस होगा यहाँ पे, तो जो उसकी रैम रोम की वोल्टेज है उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उसके आगे काम करेंगे। तो आपका पावर लेवल पे इसको 99% ओके माना जाता है अगर आपकी रीसेट भी जनरेट हो रही है। 1% इसकी जीपीआईओ में फॉल्ट हो सकती है। तो ये टोटल हमने देखा। इसके बाद दो लाइन यहाँ पे आपको और दिखेगा, एग्जिट पीएमआईसी इनेबल 1 और एग्जिट पीएमआईसी इनेबल 2। तो ये दोनों लाइन क्या होती है? तो अभी आपने सर्किट में देखा कि इसके साथ में एक यूपी वाली आईसी थी जो हमारी चार्जिंग आईसी थी, MT6360 यूपी। और एक आईसी थी आपकी MT6315 आरपी। तो इस इनेबल के थ्रू यहां से 4 वोल्ट जनरेट होगा आपका, और उस आईसी के जो बक सेक्शन हो गए, जैसे आपका चार्जिंग आईसी इसके अंदर तो एक्टिव हो गई, उसने अपना काम कर दिया फॉल्ट भी बना के। लेकिन जब यहां से इसको इनेबल मिलेगी, आगे देखेंगे कौन सी इनेबल पे किस पे कनेक्ट हो रही है। जब इन दोनों आईसी को इनेबल किया जाएगा तो इसके अंदर में अदर बक होते हैं। जैसे इसके अंदर बक और एलडीओ होगी, और ये तो आपका 4 फेस बक कन्वर्टर होता है। तो इसमें कौन सी बक यूज ली गई है और किसके लिए है उसको भी देखेंगे, तो ये दोनों को भी। तो इस इनेबल के थ्रू हम उस आईसी तक पहुंचते हैं। तो एग्जिट पीएमआईसी इनेबल 1। तो अभी हम है 43 नंबर पे, 47 पे गए। तो 47 पे यहाँ पे एक एलडीओ दिख रहा है आपको, जहां पे आपकी VS1 PMU एंटर हो रही है।
और यहाँ पे इसको इनेबल के लिए यूज में लिया गया है, लेकिन इसको यहाँ पे एनसी कर दिया गया है। तो ये इनेबल जो आ रहा है, जीपीआईओ से आ रही है, आपकी सीपीयू से। जैसे हमने देखा था ना, जहाँ पे VS1 की एंट्री हो रही थी, उसको सीपीयू से इनेबल किया जा रहा था, और ये VM18 PMU की जो वोल्टेज है वो RF सेक्शन में जा रही थी। तो ये वही वोल्टेज है। तो यहाँ पे चाहता तो इसमें आपके PM से भी इसको ट्रिगर कर सकता था। तो इसने VIO मतलब GPIO सेक्शन से इनेबल दिया इसको, और इस सर्किट को यहाँ पे NC कर दिया। जैसे कि हमने उसमें देखा था, बिट मैप में एक LDO लगाया गया था VS1 की लाइन पे। तो ये वही है। उसके बाद देखिए, ये 48 नंबर पेज पे जा रहा है। तो ये 48 पेज में कौन सा है आपका, MT6360 UP। तो ये जब इस इनेबल के थ्रू ट्रिगर होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल। ये इनेबल जब हो जाएगी तो इसका जो बक सेक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे U4600 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब वहां से इनेबल आएगी तो ये इसका बक सेक्शन और VREC2 सेक्शन जो है एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज सिस्टम की एंट्री हुई, और वहां से इनेबल आया। तो यहाँ से जो बक जनरेट होगी आपकी EMI VDD2, मतलब जो आपकी रैम पावर होती है 1.1 वोल्टेज, और जो आपका VRF 1.3 PMU जो आपकी नेटवर्क सेक्शन की वोल्टेज होगी, और ये दोनों का फीडबैक होगा। उसके बाद इसमें देखेंगे तो ये LDO सेक्शन हो गए। यहाँ से आपका 7 आउटपुट निकल रहा है, 7 LDO। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी LDO यूज है। तो यहाँ पे देखो, वोल्टेज सिस्टम यहाँ पे एंट्री हुई, वोल्टेज सिस्टम यहाँ पे भी एंट्री हुई, और यहाँ पे आपका EMI VDD2 एंटर हुआ। तो यहाँ से आपका VTP, जो आपकी यहाँ पे देखो FPS, और VTP PMU, और आपका VMC PMU, और VMCH PMU, और EMI VDR, और EMI VDDQ। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी VDDR वाली होगी, आपकी CPU की रिक्वायरमेंट। जो आपका VDD 0.75 EMI, मतलब EMI बोलने का मतलब इसके अंदर जो रैम की कनेक्टिविटी होगी। तो उसके लिए आपका यहाँ पे VDDQ भी आ रहा है, और VMDDR भी आ रहा है। DDR से मतलब होता है जो आपकी रैम होगी वहां पे, LPDDR जो भी होगी, 3 4 5। और उसके बाद VMCH PMU, ये जा रही है आपकी, जो एक यहाँ पे SD कार्ड, जो SD कार्ड होगा यहाँ पे उसके लिए। और उसके बाद VMC PMU। तो ये CPU के अंदर ही MSDC1, मतलब जो SD कार्ड की कनेक्टिविटी के लिए। और उसके बाद VTP PMU, ये कहीं नहीं जा रही है। उसके बाद VDD FPS। तो सर्किट देख के ही समझ गए होंगे, जो आपकी फिंगरप्रिंट सेंसर होगी उसकी सर्किट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। SPI प्रोटोकॉल प्लस रीसेट, और यहाँ पे इसकी इनपुट वोल्टेज हो गई, और VIO 18 PMU भी यहाँ पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे दो वोल्टेज आई आ गई, एक VDD FPS जो फिंगरप्रिंट की वोल्टेज है, और एक डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज इसलिए आती है, मतलब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम करता है इसका, उसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे डिफॉल्ट ऑन की वोल्टेज दी जाती है। और इसकी फिंगरप्रिंट सेक्शन को वर्क करने के लिए यहाँ पे अलग से वोल्टेज दिया जा रहा है। और ये इंटरप्ट आएगी आपकी FPS, जो CPU से इंटरप्ट FPS, मतलब CPU के GPIO से यहाँ से इंटरप्ट आएगी। यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर लगाया गया है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है आपके 9 नंबर पिन से। तो इस तरह से टोटल इसका देख लिए। उसके बाद हम
फिर से इसी का कोड कॉपी करते हैं, U4600, और इसमें देखते हैं और क्या बचा है। तो ये बक हो गई, और ये एलडीओ हो गई, और ये आपका चार्जिंग क्यू ऑन, मतलब जो देखे थे, और इसमें वॉचडॉग की कनेक्टिविटी होती है। और ये पेरिफेरल चार्जिंग इनेबल, जो चार्जिंग की इनेबल के लिए सीपीयू से यहाँ पे इंटरप्ट आती है। और उसके बाद यहाँ से इनेबल आ रहा था पीएम से, और ये इस एसडी कार्ड डिटेक्ट एंड पीएमयू की लाइन है। और ये इनेबल वन की सर्किट जब बनेगी तो आपका आरएफ सेक्शन को जो यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक्टिव होगा। तो इस लाइन को हम पकड़ के वापस चलते हैं, इनेबल टू को चेक करेंगे। तो अभी हमें 48 नंबर पेज पे 47 पे जाते हैं, 43। तो यहाँ पे इनेबल टू को देखेंगे। इनेबल टू आपका जो एक और बक कन्वर्टर आईसी था उस पे कनेक्ट होगा। तो ये हुआ आपके आईसी MT6315NP। और यहाँ पे एक चीज देखिए, वहां पे जो है आपका इस वाले आईसी में, तो देखो चार्जिंग आईसी में क्या काम कर रहा है आपका, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। पीएम में हमने देखा है एसपीआई प्रोटोकॉल। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपकी एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है, एसपीएमआई, मास्टर क्लॉक, सीरियल क्लॉक और मास्टर सीरियल डेटा, मतलब यहाँ पे अलग से लाइन दो कनेक्ट हो गई। फिर इसके बाद ये वॉच डॉग यहाँ पे भी आ रहा है। और उसके बाद ये सीरियल क्लॉक इनेबल जीरो, और एग्जिट पीएमआईसी इनेबल, मतलब इसकी इनेबल के लिए आ रही है पीएम से। और यहाँ पे आपका वोल्टेज सिस्टम आ रहा है, इसकी कंट्रोल सेक्शन, बक सेक्शन सभी को एक ही में दे दिया गया है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज सिस्टम जब इन हो रही है तो सबके लिए यहाँ पे ग्राउंड लिया जा रहा है। तो यहाँ से जो आपका बक जनरेट होगा, तो दो कॉइल पावर आपस में जुड़ी है यहाँ पे, और आपका जो मॉडेम का वोल्टेज होगा, सीपीयू के अंदर जो आरएफ सेक्शन को ऑन करने के लिए वोल्टेज चाहिए मॉडेम की। और उसके बाद VD DVDD APU, इसको क्लिक करेंगे तो अभी हमें 45 नंबर पे, तो ये 37 पे जाएंगे तो यहाँ देखो जो सीपीयू में कनेक्ट हो रहा है इसकी एपीयू में, मतलब ये जितने बार यहाँ नाम दिखा रहा है सभी को शो कर रहा है, मतलब यहाँ से वोल्टेज बनी और सीपीयू में ही गई। तो यहाँ पे ये फोर फेस बक कन्वर्टर ऐसी होता है, तो दो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा में आपका DVDDS रैम मॉडेम। तो जो मॉडेम की लो पावर होती है SRAM मॉडेम, MD, ये भी सीपीयू में कनेक्ट हो गया आपका। और ये हम देखे थे फॉल्ट भी, और ये इंटरप्ट की लाइन जो 6315 होगा उसमें इंटरप्ट जाएगा यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे DVDD18, इसकी डिजिटल वोल्टेज 1.8 फिल्टर के लिए। और ये DVDD18 VIO, यहाँ पे जो आपका VIO 18 PMU है कनेक्ट हो जाएगा। इसका जो ये कंट्रोल सेक्शन है, इसमें जो जहां भी आपकी ये सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक मिलेगी, मतलब जहां भी आपकी आरएफ सेक्शन, मतलब कंट्रोल कनेक्टिविटी होगी, वहां पे आपका एक डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज मतलब 1.8 जरूरी होता है। तो ये डिजिटल वोल्टेज होती है, जैसे आप 2GPA 4GPA वो सब में भी देखे होंगे, ये डिजिटल वोल्टेज जो 1.8 होता है उसमें जो RFFE क्लॉक की कनेक्टिविटी होती है उसके लिए होता है। तो इस तरह से टोटल देख लिए, ये फोर फेस बक कन्वर्टर आईसी MT6360 UP और MT6360 VNP, ये तीनों आईसी मिलके बोर्ड में किस तरह से काम कर रहे थे।